नमस्कार दोस्तों, मैं विमल सोलंकी परमार्थ क्लासेस के YouTube पेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराऊंगा जो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत पर लिखे जाते हैं, या फिर मैं कहूं तो वो एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मुगलों की सल्तनत अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है और कैसे मुगल कमज़ोर हो जाते हैं। इसी कड़ी में दो व्यक्ति जिनके नाम आप जानेंगे आज की क्लास में, वो सैयद ब्रदर्स कौन थे और क्यों इन्हें मुगलों के काल का किंग मेकर्स कहा जाता है, भारतीय इतिहास का किंग मेकर्स कहा जाता है, ये भी जानेंगे। तो इसके लिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं हम औरंगजेब की मृत्यु के साथ। दरअसल बेटा, शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा और औरंगजेब जैसे ही 1707 ईस्वी में मरता है, जिसे भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत की शुरुआत के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद छिड़ जाता है गृह युद्ध। ये सिविल वॉर छिड़ जाता है, गृह युद्ध। और क्यों छिड़ता है? क्योंकि इसकी सल्तनत का वारिस कौन होगा, इसका वारिस कौन होगा। औरंगजेब अपने पीछे छोड़ करके जाता है 3 संतान है, मीर बख्श, आजम और मुअज्जम। इन तीनों संतानों के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है और एक दूसरे की जान लेने पर आतुर हो जाते हैं। केवल किस लिए? सल्तनत पाने के लिए। इनमें जीत जाता है मुअज्जम जीत जाता है और मुअज्जम जीत करके गद्दी पर बैठ जाता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। इसे क्योंकि जब ये गद्दी पे बैठता, तो क्योंकि ये गद्दी पे बैठते वक्त 65 साल का हो चुका होता है, इसीलिए इसे भारत के इतिहास में बूढ़ा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। सवाल कई बार पूछा जा चुका है, बूढ़ा बादशाह कौन हुआ करता था? बूढ़ा बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह फर्स्ट भारत के इतिहास में। जैसे ही बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु होती है बेटा, तुरंत से गद्दी पर आ जाता है जहांदर शाह। ये जहांदर शाह कौन है? इस जहांदर शाह को भी भारत के इतिहास में एक नाम से जाना जाता है, लेकिन ये अमूमन आसानी से नहीं आता गद्दी पर। जिस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे मुअज्जम को भी लड़ना पड़ा था वारिस की लड़ाई के लिए, ऐसे ही जहांदर शाह को भी लड़ना पड़ा और ये अपने तकरीबन 5 भाइयों से लड़ा और लड़ने के बाद गद्दी पर बैठा जुल्फिकर खान की मदद से। जुल्फिकर खान की मदद से गद्दी पर बैठ जाता है। जैसे कि बहादुर शाह फर्स्ट 65 साल की उम्र में बना, इसलिए इसे बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। जहांदर शाह अपने नेचर के हिसाब से लंपट मूर्ख कहा जाता है। ये बेवकूफ़ था और क्योंकि ये एक लड़की के प्रेम में पागल था, तो इसीलिए लंपट भी कहा जाता है। ये लंपट भी था, मूर्ख भी था, क्योंकि एक लड़की के प्रेम में पागल था। उस लड़की का नाम है लाल कुंवर। अगर एक इतिहासकार की बात कहूँ तो ये एक वैश्या थी, और अगर मैं गूगल की बात करूँ या विकिपीडिया की बात करूँ तो इसे डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रेम में इस तरीके से पागल था कि एक बार इस लाल कुंवर ने कहा जहांदर शाह से कि मुझे चीख पुकार सुननी है, तो जहांदर शाह ने पूरी की पूरी नाव जो लोगों से भरी हुई थी उसे डुबवा दिया कि आप सुनिए, आप चीख पुकार। इस तरीके से प्रेम में पागल था। और जैसे ही, क्योंकि ये डांसिंग गर्ल थी लाल कुंवर, तो इसके सारे रिश्तेदार भी नचकइये किस्म के थे। इसने आव देखा ना ताव दिल्ली लाया लाल कुंवर को, उसके सारे रिलेटिव्स को, और उन्हें मिनिस्टर्स बना दिया। जैसे ये मिनिस्टर्स बनाए गए, इस बात से खफा हो गए मुगल काल के 2 शानदार व्यक्तित्व, जिन शानदार व्यक्तित्वों का नाम है सैयद ब्रदर्स, या उनके पर्सनल नाम की बात करूं तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान बहुत ज़्यादा चिंतित थे इसको लेकर कि जहांदर शाह ने ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया है जो पूरे के पूरे मुगल काल का सत्यानाश कर देंगे। वो जहांदर शाह की जान लेने को आतुर हो गए, लेकिन क्योंकि वो जहांदर शाह को अकेले तो नहीं मार सकते थे, इसलिए उन्होंने मदद ली फर्रुखशियर की, जो भतीजा हुआ करता था जहांदर शाह का। जहांदर शाह के भतीजे फर्रुखशियर की मदद के साथ उन दोनों लोगों ने मिलकर के मार दिया जहांदर शाह को। फर्रुखशियर, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान यानी सैयद ब्रदर्स और फर्रुखशियर ने मिलकर के जहांदर शाह को साफ कर दिया। अब गद्दी पर बैठ चुके हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर 1713 से 19 तक गद्दी पर बैठा, 6 साल। फर्रुखशियर जैसी गद्दी पर बैठा तो फर्रुखशियर और जहांदर शाह फर्रुखशियर और सैयद ब्रदर्स आपस में लड़ने लग गए, और इनके एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं बेटा लड़ाई के मुख्य कारण को, और वो लड़ाई का मुख्य कारण बन गया राज्य। क्योंकि सैयद ब्रदर्स ये चाहते थे कि हम जैसे चाहें वैसे शासन चले, फर्रुखशियर ये चाहता था कि मेरी चले और किसी की ना चले, क्योंकि ये मुगलों का शासन है। लेकिन इन दोनों के बीच लड़ाई तो हुई, इस लड़ाई का फायदा उठा लेंगे अंग्रेज। कैसे? एक बार की बात है, फर्रुखशियर के पैर में कोई घाव हुआ, फर्रुखशियर के पैर के घाव को उसके राज्य वैद्य सही नहीं कर पाए, वहाँ का कोई भी हकीम उस घाव को सही नहीं कर पाया। इस बात का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने अपने एक स्पेशलिस्ट सर्जन को, जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, उसे भेज दिया फर्रुखशियर के पास कि जाओ और उसके पैर को सही करके आओ। ब्रिटिशर्स के इस डॉक्टर ने पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हुए फर्रुखशियर के घाव को सही कर दिया। फर्रुखशियर से खुश हो जाता है और दे देता है गोल्डन ऑर्डिनेंस अंग्रेजों को, और गोल्डन ऑर्डिनेंस के आधार पर अंग्रेज बंगाल में शासन करने लगते हैं, अपनी कंपनी स्थापित करने लगते हैं। उन्हें कोई कर देने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। इस बात से खफा हो जाते हैं सैयद ब्रदर्स कहते हैं कि हमारे सल्तनत में हमारे से बिना पूछे कोई डिसीजन ले रहा है, और जिसको राजा बनाने में हमारी मुख्य भूमिका रही थी, तो अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। फर्रुखशियर और सैयद ब्रदर्स दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं।
क्योंकि फारूक शेर आसानी से तो नहीं मार सकते थे सैयद ब्रदर को, और सैयद ब्रदर भी आसानी से नहीं मार सकता था फारूक शेर को, इसको किसी न किसी मदद की जरूरत थी। सैयद ब्रदर्स जाते हैं उस समय के मराठाओं के पेशवा, यानी कि जो पहले मंत्री हुआ करते थे मराठाओं के, उन्हें पेशवा कहा जाता था, उसके पास जाते हैं जो थे बालाजी विश्वनाथ, यानी पहले ही मंत्री, यानी पहले ही पेशवा जो बने थे मराठाओं के, बालाजी विश्वनाथ, जो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, जो आप देख सकते हो बहुत बड़ी शख्सियत है। इन शख्सियत के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं हमें आपकी मदद चाहिए, हमें फारूक शेर को मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि वो मराठाओं के साथ फारूक शेर को मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि वो मुगलों के साथ अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, वो सल्तनत को पूरी को खा जाएगा। बालाजी विश्वनाथ ने कहा मुझे क्या मिलेगा। बालाजी विश्वनाथ से इन्होंने वादा किया कि आप जिस समय मराठाओं के साथ आएंगे और दिल्ली के लाल किले पर हुकूमत करना चाहेंगे, उस समय हम आपकी मदद करेंगे। तो ये पैक्ट हो जाता है, ये ट्रीटी हो जाती है दोनों के बीच, और ये मदद करने प्रारंभ कर देते हैं। बालाजी विश्वनाथ मदद करते हैं किसकी? सैयद ब्रदर्स की। किसे मारने में? फारूक शेर को मारने में। फारूक शेर मर जाता है। फारूक शेर की मृत्यु के बाद 2 ऐसे राजा मुगल काल की सल्तनत में आते हैं जो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रुके, मात्र 6 महीने के गैप में दोनों की मृत्यु हो जाती है। एक थे रफीदुद्दरजात और एक रफीदुद्दौला। रफीदुद्दरजात टीबी के कारण 2 महीने में खत्म, रफीदुद्दौला डिसेंट्री के कारण 4 महीने में खत्म। और ये दोनों खत्म होने के साथ, क्योंकि इन दोनों को भी राजा बनाया किसने था? सैयद ब्रदर्स ने। तो आप देखिए, सैयद ब्रदर्स ने जहादर शाह को राजा बनाया, सैयद ब्रदर्स ने फारूक शेर को राजा बनाया, रफीदुद्दरजात को बनाया, रफीदुद्दौला को बनाया। यानी कि अभी तक तकरीबन 3 राजा बना चुका है बेसिकली। जहादर शाह को इसने नहीं बनाया था, फारूक शेर को बनाया, रफीदुद्दरजात को बनाया, रफीदुद्दौला को बनाया, तीनों को बना चुका है राजा। अब इसके बाद अगली कड़ी आती है, और इन दोनों की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता नहीं है, दरअसल सैयद ब्रदर्स से गद्दी पर बैठाते हैं 1719 में। क्यों? क्योंकि 1707 से लेकर के 12 तक तो रहता है मुअज्जम, यानी बहादुर शाह फर्स्ट। 1712-13 में आता है जहादर शाह, 13 से 19 तक आता है फारूक शेर, और 19 में ही 2 राजा सल्टे जाते हैं, मर जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, जिसका नाम था रफीदुद्दरजात और रफीदुद्दौला। इसके बाद जो कड़ी आती है वो आती है मोहम्मद शाह की। 1719 में मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं सैयद ब्रदर्स। लेकिन बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठते सबसे पहले देखता है कि यार एक बात बताओ, ये सारा कलेश मच क्यों रहा है, ये सारा कलेश है क्यों? उन्होंने कहा सारा कलेश इसलिए क्योंकि सैयद ब्रदर्स हालत ख़राब कर रहे हैं, सैयद ब्रदर्स सबको राजा बना रहे हैं। सैयद ब्रदर्स, तो एक काम करो, पहले सैयद ब्रदर्स को साफ करो। मोहम्मद शाह निज़ाम उल मुल्क के पास जाता है, अकेले तो मोहम्मद शाह भी नहीं मार सकता था सैयद ब्रदर्स को। निज़ाम उल मुल्क एक मैं कहूँ हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था, उस समय पहला निज़ाम था, ये यहाँ में बहुत बड़ी शख्सियत था। दोनों मिलकर के प्लान करते हैं सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए, और सैयद ब्रदर्स को दोनों मार देते हैं। सैयद ब्रदर्स को जैसे ही ये दोनों लोग मारते हैं बेटा, सैयद ब्रदर्स साफ खत्म, टाटा बाय बाय, सैयद ब्रदर्स चले जाते हैं। भारत के इतिहास में जिनने राजा बनाए, जिन सैयद ब्रदर्स ने, जिन 2 भाइयों ने भारत के इतिहास में, मुगलों के इतिहास में स्पेशली राजा बनाए, वो सैयद ब्रदर्स खत्म हो जाते हैं। 1719 से लगभग 48 तक ये मोहम्मद शाह रहता है। ये इतने सालों तक इसलिए रह पाया क्योंकि सैयद ब्रदर्सों को इसने साफ करा दिया था। सैयद ब्रदर्स मर जाते हैं, और इसका सैयद 1719 में, देखिए समझिए, 1719 में गद्दी पे बैठता, 1719 में साफ करवा देता सैयद ब्रदर्स को, और 1719 के बाद 1720 में एक व्यक्ति की और मृत्यु हो जाती है, उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। उन्हें झटका लगता है इस बात से कि सैयद ब्रदर्स चले गए, मैंने उनकी मदद की थी लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। इस घटनाक्रम से बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी रही पूरी सैयद ब्रदर्स की, मुगलों के काल की, जिन मुगलों के काल में ऐसे ऐसे राजाओं को बनाने वाले सैयद ब्रदर्स की मृत्यु हो जाती है, जिसने फारूक शेर को बनाया, रफीदुद्दरजात को बनाया, रफीदुद्दौला को बनाया, मोहम्मद शाह को बनाया। इन सबको बनाने के बाद भी जिन सैयद ब्रदर्स को मरना पड़ा, मौत की घाट उतरना पड़ा, तो ऐसे सैयद ब्रदर्स के ऊपर ये स्लाइड मैंने बनाई थी। ये इतिहास में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से, लंपट मूर्ख कैसे कहा जाता है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, मोहम्मद शाह का भी नाम है एक रंगीला बादशाह, बहुत बार पूछा गया सवाल है, रंगीला बादशाह। देखिए, अगर मैं कहूँ डिक्लिनेशन ऑफ मुगल एम्पायर की, तो इनके जो पैट नेम है वही बता रहे हैं डिक्लिनेशन क्यों हुआ होगा। देखो, जहादर शाह का नाम लंपट मूर्ख, अब अगर लंपट मूर्ख है तो डिक्लिनेशन होगा। बूढ़ा बादशाह है तो डिक्लिनेशन होगा, और रंगीला बादशाह तो डिक्लिनेशन होगा। तो ये सारे घटनाक्रम थे जिनके कारण भारत में मुगलों की सल्तनत बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई, और ऐसा कहते रहते ही भारत में मुगलों का पतन हो गया, और यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय सीताराम, आप सभी को मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी चैनल पर।